Good morning to all of you and welcome to SKG Current Affairs classes. I hope all of you are fine. आज की क्लास का टॉपिक है G7 समिट 2022 जिसे अभी जर्मनी ने 26 से 28 जून तक होस्ट किया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी G7 समिट 2022 में पार्टिसिपेट किया। आज की क्लास में हम G7 में लिए गए अहम फैसलों के बारे में बात करेंगे। ये कैसे शुरू हुई और इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका मेन रोल क्या है, इन सब के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं G7 एक्चुअल में शुरू कब हुई। तो देखिए, फ्रांस और जर्मनी ने मिलकर वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट की 1975 में, जो कि बाद में G7 बन गई। G7 है जो उसमें शुरू में 6 मेंबर्स थे, बाद में कनाडा ने भी इसको ज्वाइन कर लिया, तो ये G7 बन गई। 1998 में G8 बन गई रशिया के ज्वाइन करने पर, लेकिन क्रीमिया को जब एनेक्स कर लिया रशिया ने, तो इसको बाहर निकालने के बाद ये फिर से G7 बन गई। G7 के अगर गोल्स की बात करें तो G7 है जो मेन मुद्दों पर जो बात करती है वो है इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज। इंटरनेशनल है जो इनको स्ट्रेंथन करना, ग्लोबल इशू, क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, जेंडर इक्वालिटी, इन सभी अहम मुद्दों पर बातचीत करना और उनका कोई ना कोई अच्छा सोल्यूशन निकालना। ठीक है, तो G7 क्या है? ये एक वर्ल्ड की 7 लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस का एक इनफॉर्मल ग्रुप है, जिसमें इंक्लूडेड है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। जर्मनी ने G7 2022 को होस्ट किया है और यूरोपियन यूनियन भी हर G7 मीटिंग में प्रेजेंट रही है। अब देखिए, जो G7 है ये कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो इसमें जो प्रेसिडेंसी है इसकी अहम भूमिका रही है। जो प्रेसिडेंट कंट्री होती है वही इसको ऑर्गेनाइज करती है और वही इसका एजेंडा सेट करती है उस साल के लिए। तो अगर प्रेसिडेंसी की बात करें तो हर साल ये मेंबर्स के बीच में रोटेट होती रहती है। जैसे इस बार जर्मनी ने होस्ट किया तो जर्मनी ने इसकी प्रेसिडेंसी साल के पहले महीने में ही ले ली थी। और किससे ली थी? यूके से ली थी। और अगली बार जापान 2023 में इसे जर्मनी से ले लेगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी G7 समिट में जर्मनी में पार्टिसिपेट किया और इसमें ये यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन, यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, जापान प्रेसिडेंट फ्यूमियो किशिदा, इटालियन प्राइम मिनिस्टर मारियो द्रागी, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से बातचीत की इन्होंने। और इन्होंने सभी लीडर्स के साथ और जो पार्टनर कंट्रीज जिन्हें जर्मनी ने इनवाइट किया था G7 मेंबर्स के अलावा, उनके साथ एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, एनवायरनमेंट, डेमोक्रेसी, इन सब बातों पर बातचीत की। कोविड-19 इफेक्ट पर भी बातचीत की गई। और इंडिया और उन 5 कंट्रीज़ में से है जिसे जर्मनी ने G7 मेंबर्स के अलावा इनवाइट किया था। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात भी क्या हुई कि पीएम मोदी से मिलने खुद यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन खुद से आए। तो ये हमारे कंट्री के रोल को वर्ल्ड में शो करता है कि हमारी कंट्री की एक अहम भूमिका है और हमारी कंट्री वर्ल्ड में एक अच्छे लेवल पर स्टैंड करती है। ठीक है, G7 जो मीटिंग है अब जर्मनी में तो हुई है। जर्मनी में कहाँ पर हुई है? स्कॉल्स इलेम्यू नेशनल पार्क में, जो कि जर्मनी के बेवेरियन एल्प्स में है। 3 डेज की समिट हुई है, जून 26 से जून 28 तक की। यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट भी वहाँ पर थे और इसके अलावा जर्मनी ने इंडिया के प्रेसिडेंट को और इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, सेनेगल और अर्जेंटीना से भी लीडर्स को इनवाइट किया था। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्स ने पीएम मोदी का 48th G7 समिट में स्वागत किया। तो ये कौन सा G7 समिट था? 48th G7 समिट को G7 मेंबर्स ने तो मतलब अटेंड किया ही किया, इसके अलावा भी काफ़ी लोगों ने इसको अटेंड किया, जैसे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने। और इसी तरह से हर मेंबर कंट्री के प्रेसिडेंट या पीएम ने G7 को अटेंड किया।
इसके अलावा यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लियन ने अटेंड किया और प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल चार्ल्स मिशेल ने भी इसे अटेंड किया। जो अलग से 5 मेंबर कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया था, जिसमें इंडिया से तो पीएम मोदी जी ने अटेंड किया, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामफोसा ने अटेंड किया, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट एल्बर्टो ने, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विदोदो ने, सेनेगल के प्रेसिडेंट मैकी सॉल ने इस मीटिंग को अटेंड किया। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस UN, WHO, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ILO, OECD, IEA, GAC ने भी इस मीटिंग को अटेंड किया। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदोमिर जेलेंस्की ने वीडियो लिंक के थ्रू इस मीटिंग को अटेंड किया। नरेंद्र मोदी जी ने इस मीटिंग में G7 मेंबर्स और इसके अलावा इनवाइटेड मेंबर्स को इंडिया की तरफ से गिफ्ट दिए, जो इंडिया के क्राफ्ट एंड आर्ट को शो करता है। ठीक है, जैसे अगर बात करें US के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की, तो उन्हें गुलाबी नीलांकारी का ब्रोच और कफलिंग गिफ्ट दिया गया। ठीक है, इंडियन परफ्यूम दिया जो कि लखनऊ से था, प्रेसिडेंट फ्रेंच के इमैनुअल मैक्रोन को। फिर उसके बाद मार्बल इनले टेबल टॉप इटली के PM मैरियो द्रेगी को गिफ्ट किया गया। राम दरबार इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विदोदो को गिफ्ट किया गया। ठीक है, तो अलग अलग तरह के गिफ्ट जो कि इंडिया के आर्ट क्राफ्ट कल्चर को, इंडिया के हेरिटेज को शो करता है, अलग अलग वर्ल्ड्स के लीडर को गिफ्ट किया गया। और इस बार का गोल जो कि जर्मनी ने सेट किया G7 प्रेसिडेंसी के लिए, वो क्या रखा जर्मनी ने? प्रोग्रेस टुवर्ड्स एन इक्विटेबल वर्ल्ड। अब बात करते हैं G7 समिट में मेन फैसले क्या लिए गए। सबसे पहला फैसला लिया गया यूक्रेन को सपोर्ट करने का हर तरह से, क्लाइमेट क्लब को इस्टेब्लिश करने का, और क्लाइमेट क्राइसिस को देखते हुए फूड सिक्योरिटी पर ग्लोबल अलायंस का, ग्लोबल हेल्थ को बढ़ाने का, एनर्जी सप्लाई को सिक्योर करने का। तो इसमें देखिए क्या क्या फैसले लिए गए यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए। फाइनेंशियल बजट सपोर्ट कितने का पास किया गया? 29.5 बिलियन US डॉलर्स का 2022 में। ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट 2.8 बिलियन US डॉलर्स का, जिसमें जर्मनी ने 463 मिलियन US डॉलर्स का सपोर्ट देने की बात कही। रिकंस्ट्रक्शन सपोर्ट जर्मनी ने नया 450 मिलियन US डॉलर्स का सपोर्ट देने की बात कही, जिससे कि उसका टोटल सपोर्ट 645 मिलियन US डॉलर हो जाएगा। इसके साथ साथ G7 मेंबर्स ने रशिया के खिलाफ टाइट सैंक्शंस लगाने का भी कमिटमेंट किया, उसके ऑनगोइंग वॉर ऑफ एग्रेशन को देखते हुए जो उसने यूक्रेन पर बोला हुआ है, और आगे भी फर्दर मेजर्स लेने की बात कही। क्लाइमेट क्राइसिस को देखते हुए ग्लोबल रिस्पॉन्स पर इन्होंने एक क्लाइमेट क्लब जो कि 2022 तक इस्टेब्लिश करने की बात कही। पहली बार एक डीकार्बोनाइज्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई 2035 तक अचीव करने की बात कही, जिससे कि कोयल फायर्ड पावर जनरेशन को ख़त्म किया जा सके। जर्मनी ने कम से कम 6 बिलियन यूरोस कंट्रीब्यूट करने की बात कही 2025 तक इंटरनेशनल फाइनेंस में। वर्ल्ड में भूख के क्राइसिस से रोकने के लिए और फूड सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए एडिशनल 4.5 US डॉलर्स, जिसमें जर्मनी ने 476 मिलियन US डॉलर्स को देने की बात कही। और ये भी इसमें डिस्कस किया गया कि UN के इनिशिएटिव को सपोर्ट किया जाए, जिसमें कि यूक्रेन से जो फूड है पूरे वर्ल्ड मार्केट में भेजा जा सके। एग्रीकल्चरल मार्केट को ओपन करने की तरफ भी ध्यान दिया गया, जिससे कि ग्लोबली फूड को प्रोटेक्ट किया जा सके। सप्लाई ऑफ एनर्जी की जो हमारी डिपेंडेंस है रशिया के ऊपर, उसको एंड करने पर विचार किया गया, और रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन और एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ ध्यान देने पर भी चर्चा की गई। GS7 ने ग्लोबल पार्टनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के लिए डेवलप करने की
बात कही, और इससे क्या है, 600 बिलियन यूएस डॉलर है जो पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करने पर बात कही गई अगले 5 सालों में थ्रू नेशनल एंड रीजनल इनिशिएटिव्स। मतलब G7 है जो अगले आने वाले 5 सालों में 600 बिलियन यूएस डॉलर्स है जो पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की तरफ लगाएगा। और इंडिया, इंडोनेशिया, सेनेगल, वियतनाम, इन कंट्रीज के साथ भी एम्बिशियस पार्टनरशिप्स और नेगोशिएशन करने की तरफ इन कंट्रीज़ ने मेन बात की कि वो इन कंट्रीज़ के साथ नई पार्टनरशिप करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपके साथ G7 की इम्पोर्टेंट मुद्दों पर बात की, जो कि G7 समिट में जिन मुद्दों को उठाया गया और जिनके बारे में अहम फैसले लिए गए। हमारे पीएम मोदी जी भी वहाँ पर गए, उन्होंने भी देश से रिलेटेड जो भी एनर्जी, फूड क्राइसिस, जो यूक्रेन के वॉर की वजह से जो परेशानियां आ रही हैं, या जो कोविड-19 के पोस्ट इफेक्ट है, उन सब पर चर्चा की। और जब कोई कंट्री इनवाइटेड होती है किसी मीटिंग में और वो वहाँ जाती है, तो हर किसी के साथ एक अच्छा लिंक बनता है, हर किसी के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है और वहाँ से रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं। तभी तो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलने आए। तो फ्रेंड, अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। हम आगे भी आपके साथ ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर हाजिर होते रहेंगे। थैंक यू सो मच।